हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो सब? बहुत बढ़िया, मैं भी बहुत बढ़िया। तो बच्चों, अब एक नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं हम रिएक्शन और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। इससे पहले हमने पीएच वैल्यू, पीएच पेपर, यूनिवर्सल इंडिकेटर, अबाउट एसिड्स, केमिकल नेचर ऑफ एसिड्स, वो सब हमने पढ़ा है, बेसिस के बारे में पढ़ा है। बहुत सारी चीजें इस चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। तो आज का वीडियो बेस्ड रहेगा जो एसिड्स की जो रिएक्शंस होती हैं मेटल्स के साथ, ओके, कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स के साथ या बेसिस के साथ, तो वो सारी रिएक्शंस हम पढ़ेंगे आज। तो मींस हम कह सकते हैं कि ये जो वीडियो है इट इज बेस्ड ऑन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, राइट। तो केमिकल प्रॉपर्टीज जब हम पढ़ते हैं किसी भी सब्सटेंस की, जब केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं तो हम उसमें क्या पढ़ते हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज में हम ये पढ़ते हैं कि एक पर्टिकुलर सब्सटेंस किस तरह से रिएक्शन करता है किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ। जैसे मान लो हम यहाँ पर एसिड की बात कर रहे हैं, तो एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे हम जानेंगे कि वो केमिकली किस तरह से रिएक्ट कर रहा है दूसरे सब्सटेंसेस के साथ। हम एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट कराते हैं, हम एसिड को मेटल कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट कराते हैं, बेसिस के साथ रिएक्ट कराते हैं। तो ये अलग अलग सब्सटेंस के साथ हम रिएक्ट करा के देखते हैं कि क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं, हाउ एसिड इज बिहेविंग, व्हाट प्रोडक्ट्स आर बीइंग फॉर्म्ड। तो यहां से हमें पता चल जाता है कि एक पर्टिकुलर सब्सटेंस का केमिकल प्रॉपर्टी क्या क्या है। ओके, तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। देखो, फर्स्ट प्रॉपर्टी अगर बात करें, ये हम वैसे ऑरली भी समझ सकते हैं और आपको पता भी होगा, एसिड्स आर हाईली कोरोसिव इन नेचर। हाईली कोरोसिव का मतलब क्या है कि अगर वो किसी भी दूसरे सब्सटेंस के साथ अगर कांटेक्ट में आते हैं तो दे रिएक्ट वेरी क्विकली। कोरोसिव का मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल, मतलब वो नुकसान करते हैं। अगर कॉन्सेंट्रेटेड एसिड हमारी स्किन के ऊपर गिर जाए तो हमारी स्किन जल सकती है, किसी स्टोन के ऊपर गिर जाए, किसी क्लॉथ के ऊपर गिर जाए तो उसमें होल्स हो सकते हैं, राइट। किसी मॉन्यूमेंट के ऊपर गिर जाए तो उसमें भी हार्म कर सकती है। तो एसिड्स मोस्टली हर एक सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करके उसको नुकसान पहुंचा सकता है। खासकर जो हमारी बॉडी पार्ट्स के, जो हमारे बॉडी के डेलिकेट पार्ट्स हैं, सॉफ्ट पार्ट्स हैं, उनको तो बहुत ज्यादा नुकसान, वो बिल्कुल जला देता है, ब्लिस्टर्स पड़ जाते हैं। अब कुछ एक सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जैसे प्लास्टिक है या फिर ग्लास है जो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते। इसीलिए कोई भी एसिड हो, कॉन्सेंट्रेटेड हो या डाइल्यूट एसिड हो, स्पेशली कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स आर ऑलवेज पुट इनसाइड द ग्लास और प्लास्टिक बोटल्स। ठीक है, मेनली वो ग्लास बोटल्स के अंदर रखे जाते हैं जो कांच की बनी हुई होती हैं, राइट, क्योंकि ग्लास और प्लास्टिक एसिड के साथ जनरली रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, तो इस पे बस हम इतना लिखेंगे, जो एसिड्स हैं, एसिड्स आर हाईली कोरोसिव इन नेचर। और जो बच्चों, जो मैं डिक्टेट कर रहा हूं ना, उसको भी आप लिख सकते हो, नोट्स वगैरह बना सकते हो। जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं बोर्ड पर लिख देता हूं, और जो मैं बोल रहा हूं आपको लगता है कि वो लिखने लायक है तो यू कैन राइट। तो हाईली कोरोसिव में यही आएगा, बहुत सारे सब्सटेंस के साथ वो रिएक्ट कर जाता है और ज्यादातर वो नुकसान ही करता है। जितने भी हमारे मटेरियल्स हैं, क्लोथ हैं, हमारी स्किन है और जो दूसरे मटेरियल सब। जो मेन प्रॉपर्टीज है वो यहां से शुरू होती है, एक्शन ऑन मेटल्स। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक्शन ऑन मेटल्स मतलब मेटल के साथ एसिड किस तरह से रिएक्ट करेगा। अगर कोई मेटल है हमारे पास या कोई एसिड है, एसिड कोई भी हो, तो मेटल और एसिड किस तरह से रिएक्ट करते हैं। ओके, तो बड़ा फेमस सा एग्जांपल है, अगर हम जिंक लेते हैं, जिंक प्लस HCl, it gives zinc chloride and
H2 गैस। ये मैं एग्जांपल से स्टार्ट कर रहा हूं ये रिएक्शन। तो जब कोई मेटल किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो जनरली हमें क्या मिलता है, सॉल्ट मिलता है और हाइड्रोजन गैस मिलती है। देखो हमारे पास जितने भी ये क्लोराइड्स, कार्बोनेट्स, ठीक है, सल्फेट्स, ये सारे सॉल्ट्स होते हैं। सॉल्ट सिर्फ वो खाने वाला सॉल्ट नहीं होता, सिर्फ कॉमन सॉल्ट नहीं होता NaCl। सॉल्ट एक्चुअली पूरी एक फैमिली है, पूरी एक कैटेगरी है, पूरी एक फैमिली है जिसमें ये सारे कंपाउंड्स आते हैं, उनकी पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज होती है। सॉल्ट वाले पोर्शन में हम पढ़ेंगे, इसके बाद सॉल्ट वाला पोर्शन है। तो सॉल्ट इज अ फैमिली विच कंटेन सो मेनी कंपाउंड्स। तो सॉल्ट में देखो सल्फेट आ जाता है, क्लोराइड्स आ जाते हैं, कार्बोनेट्स आ जाते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स आ जाते हैं, एसीटेट आ जाते हैं, ये सारे सॉल्ट्स में आते हैं। ठीक है, अगर हम लिखें जैसे क्लोराइड हो गया, सॉरी, लास्ट में क्लोराइड, सल्फेट, कार्बोनेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, ऑल दीज आर सॉल्ट्स। जिसमें ये ग्रुप्स लगे रहेंगे वो सॉल्ट होगा। ठीक है, ये पहचान होती है सॉल्ट वाले पोर्शन में, और अच्छे से कर लेंगे। तो यहां पर देखो Cl2 है यानी कि क्लोराइड है, दिस इज अ सॉल्ट, और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। सो वी कैन राइट दैट मेटल प्लस एसिड, और एसिड जो हम लेते हैं वो ज्यादातर डाइल्यूट एसिड ही लेते हैं। मेटल प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट, सॉल्ट भी कौन सा, मेटल सॉल्ट, मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, ये लिख सकते हो हाइड्रोजन गैस। ओके बच्चों, तो ये जनरल सा रिएक्शन है किसी भी मेटल का विद एसिड। ओके, हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, हम इसको एक्सपेरिमेंटली भी शो कर सकते हैं। पहले कुछ एक दो एग्जांपल्स और ले लेते हैं। अगर हम, आप लोगों को ये याद रखना है, ये याद रखो कि मेटल प्लस एसिड, ये रिएक्शन याद रखो, मेटल प्लस एसिड गिव्स मेटल सॉल्ट्स एंड हाइड्रोजन। अब सॉल्ट क्या होते हैं, जिसमें क्लोराइड हो, जिसमें सल्फेट हो, जिसमें कार्बोनेट हो, हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, एसीटेट ग्रुप हो। एसीटेट कौन सा होता है, एसीटेट ये होता है CH3COO, ये एसीटेट ग्रुप होता है। तो जिसमें ये सब होता है वो हमारा सॉल्ट कैटेगरी में आता है। ठीक है, हम नेक्स्ट एग्जांपल अगर लेते हैं तो मैग्नीशियम का ले लेते हैं। मैग्नीशियम प्लस, चलो इस बार H2SO4 ले लेते हैं, H2SO4। तो मैग्नीशियम और सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन क्या होगी, ये हमें लेना है डाइल्यूट। ठीक है, डाइल्यूट ले लेते हैं। तो दिस विल बी मैग्नीशियम सल्फेट एंड हाइड्रोजन, मैग्नीशियम सल्फेट एंड हाइड्रोजन। मैग्नीशियम सल्फेट एंड हाइड्रोजन, तो ये रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ऐसे ही बहुत सारे मेटल्स हैं, हम जिंक, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन, इन सबको हम रिएक्ट कराकर देख सकते हैं। तो सारी रिएक्शन लर्न करने की जरूरत नहीं है, बस हमें जो बेसिक चीज है क्या पकड़ के चलना है, मेटल और एसिड क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, इसको हम किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, एक हम पर्टिकुलर सेटअप बनाते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। देखो हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। We have taken a tube, हमने एक ट्यूब ली और इस ट्यूब को हमने एक स्टैंड के साथ
एडजस्ट किया, ये एक टेस्ट ट्यूब लिया हमने, इसमें हमने डाइल्यूट HCl और जिंक का मिक्सचर डाल दिया। मतलब हमने डाइल्यूट HCl एसिड में जिंक मेटल डाल दिया, तो क्या होगा? ये हो गया हमारा सोप सॉल्यूशन। इस बीकर में हमने एक सोप सॉल्यूशन लिया एंड दिस ट्यूब इज कॉल्ड डिलीवरी ट्यूब। मतलब ये हाइड्रोजन गैस की डिलीवरी करती है, यहां से कैरी करके सोप सॉल्यूशन तक लेकर जाती है, तो दिस इज कॉल्ड डिलीवरी ट्यूब। डिलीवरी ट्यूब। इस ट्यूब में, इस टेस्ट ट्यूब में हमने डाइल्यूट HCl में जिंक मेटल डाल दिया, जिंक के छोटे छोटे टुकड़े डाल दिए जिनको जिंक ग्रेन्यूल्स बोलते हैं, जिंक ग्रेन्यूल्स। ठीक है, जिंक ग्रेन्यूल्स छोटे छोटे पीसेस इस डाइल्यूट HCl में डाल दिए। तो कुछ देर के बाद हम क्या देखते हैं, यहां पर बबल्स आर फॉर्मिंग, यहां पर कुछ गैस बनी होगी। देखो हमें नहीं पता गैस बनी है नहीं बनी, हम यहां पर ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट इसलिए है ऑब्जर्व करने के लिए। यहां पर कुछ वेपर्स हमें दिखाई दिए, यहां से कुछ वेपर्स बन रहे हैं, ऐसे वेपर्स गए इस ट्यूब से होते हुए, वेपर्स जा रहे हैं और सीधा सॉफ्ट सॉल्यूशन में गए। सॉफ्ट सॉल्यूशन में जैसे ही वेपर्स जाएंगे वी विल सी सम बबलिंग, कुछ बबल्स क्रिएट हो रहे हैं। तो कुछ बबल्स जब क्रिएट होंगे, इस तरह से कुछ बबल्स बन रहे हैं, दीज बबल्स आर कमिंग इन द एयर। ये बबल्स ऐसे ऊपर उठकर आ रहे हैं, और जब हम यहां पर एक लाइटेड मैच स्टिक लेकर आते हैं, कोई कैंडल या लाइटेड मैच स्टिक लेकर आते हैं, तो इन बबल से एक पॉपिंग साउंड निकल कर आती है, पॉपिंग साउंड बोलते हैं उसको, एक स्पेशल तरह का साउंड है। तो इसमें क्या होता है, पॉपिंग साउंड या पॉप साउंड इज प्रोड्यूस्ड। पॉप साउंड इज प्रोड्यूस्ड। जहां पर पॉप साउंड प्रोड्यूस होता है वहां पर हाइड्रोजन गैस होगा, ये पहचान होती है हाइड्रोजन की। जहां पर पॉप साउंड प्रोड्यूस होगा वहां पर हाइड्रोजन गैस होगा। तो ये जो बबल्स निकल रहे हैं उनमें से पॉपिंग साउंड आया बर्निंग मैचस्टिक लाने के बाद, दैट मींस कि ये बबल्स किसके हैं, हाइड्रोजन गैस के हैं। दैट मींस कि यहां पर जो रिएक्शन में जो भी वेपर्स आ रहे हैं वो कौन सी गैस के आ रहे हैं, हाइड्रोजन के आ रहे होंगे। तो यहां से कंफर्मेशन हो गया कि हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड। ओके, अब यहां पर कुछ ऐसे पाउडर फॉर्म में एक मटेरियल बनता है एंड दैट पाउडर फॉर्म इज व्हाट, दैट इज अ सॉल्ट। वो सॉल्ट बन जाता है। ये क्या बन गया, ये सॉल्ट बना। Zn और HCl के बीच में क्या सॉल्ट बनेगा, ZnCl2, जिंक क्लोराइड, ये बनेगा। बात समझ में आ गई? तो इस तरह से हम एक्सपेरिमेंटली शो कर सकते हैं। सॉफ्ट सॉल्यूशन ही क्यों लेते हैं, सिंपल वाटर क्यों नहीं लेते? सॉफ्ट सॉल्यूशन में बबल्स बहुत इजीली बनते हैं, ठीक है, इसलिए हम सॉफ्ट सॉल्यूशन लेते हैं। सॉफ्ट सॉल्यूशन में बबल्स आर फॉर्म्ड वेरी इजीली और बहुत जल्दी बन जाते हैं, क्योंकि पता ना कि अगर पानी में हम सोप अगर डाल देते हैं तो बबल्स वैसे ही बन जाएंगे। तो इसमें अगर और गैस कहीं से आएगी तो बबल्स और जल्दी बन जाएंगे, और उन बबल्स में क्या होगा, हाइड्रोजन गैस होगी। उन बबल्स में देखो, हम पानी में सोप डालते हैं तो बबल्स तो बनते ही हैं, वी ऑल नो दैट। अब बाहर से उसी पानी में कहीं से गैस आ गई तो उन बबल्स में कौन सी गैस भर गई, हाइड्रोजन गैस भर गई, ठीक है। अब वो बबल्स जो है फिर अब ऊपर उठेंगे, जब वो ऊपर उठते हैं तो फिर वो पॉपिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तो वहां से हाइड्रोजन गैस कंफर्म हो जाती है। बच्चों समझ में आया, कहानी समझ में आई? चलो, तो यहां पर हमने क्या देखा कि एसिड और मेटल की रिएक्शन में क्या बनता है, सॉल्ट बनते हैं और हाइड्रोजन गैस बनती है, ये याद रखना है। अब पर्टिकुलर एसिड के साथ अलग अलग मेटल्स अगर हम रिएक्ट कराएं, मान लो हमने एक HCl एसिड लिया, उसके साथ हमने मैग्नीशियम को रिएक्ट कराया, एल्यूमिनियम को रिएक्ट कराया, आयरन को रिएक्ट कराया,
कॉपर को रिएक्ट कराया, और भी जितने मेटल्स हैं सबको बारी बारी से रिएक्ट कराया। तो जो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, क्या वो उसका पैटर्न सब में सेम रहेगा? क्या हाइड्रोजन गैस उसी तरह से रिलीज होगी हर केस में? नहीं। जिस केस में हाइड्रोजन गैस ज्यादा विगरसली रिलीज हो रही है, दैट मीन्स कि वो रिएक्शन ज्यादा तेज होगी, मतलब वो मेटल ज्यादा रिएक्टिव होगा। फॉर एग्जांपल जैसे हमने ये मैग्नीशियम, चलो मैंने रब कर दिया, देखो जैसे हम मैग्नीशियम की रिएक्शन कराते हैं HCl से, ठीक है, हम एल्यूमिनियम की रिएक्शन कराते हैं HCl से, हम आयरन की रिएक्शन कराते हैं HCl से, HCl के अलावा और भी एसिड ले सकते हैं, और हम क्या बोलते हैं कॉपर की रिएक्शन कराते हैं HCl से। ओके, तो इन सब में क्या बनेगा? इन सब में सॉल्ट बनेगा एंड वाटर बनेगा, राइट? सॉल्ट बनेगा एंड वाटर बनेगा। तो क्या क्या सॉल्ट बनते हैं देखो, इसमें क्या बनेगा? MgCl2, सॉरी वाटर नहीं, हाइड्रोजन गैस बनेगी, सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी, तो ये बना हाइड्रोजन। इसमें AlCl3, बच्चों मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूं, यू हैव टू राइट बैलेंस्ड इक्वेशन, अभी मैं बैलेंसिंग नहीं कर रहा हूं, ठीक है, ऐसे ही स्केलेटल इक्वेशन लिख रहा हूं। FeHCl, इसमें क्या बनेगा? FeCl2 बनेगा और हाइड्रोजन बनेगी, CO। ओके, अब यहां पर बात फंस गई, यहां पर कुछ बन ही नहीं रहा, ठीक है, कुछ बन ही नहीं रहा, मतलब कि यहां पर Mg सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेटल माना जाएगा, सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल माना जाएगा, क्योंकि इस केस में जो हाइड्रोजन गैस निकल रही है उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, विग्रसली बहुत तेजी से हाइड्रोजन निकल रहा है। उसके बाद फिर नंबर आता है एल्यूमिनियम का, इस केस में जो हाइड्रोजन निकल रहा है वो भी बहुत तेजी से निकल रहा है, बट मैग्नीशियम के कंपैरिजन में थोड़ा कम है। फिर उसके कंपैरिजन में जो आयरन वाला, ये थोड़ा और कम है। कॉपर में से कुछ भी नहीं निकल रहा, दैट मींस कि कॉपर हाईली अनरिएक्टिव मेटल हुआ, और होता भी है, कॉपर इतनी जल्दी से रिएक्ट नहीं करता, राइट? तो यहां से हमें क्या पता चलता है इन रिएक्शन से कि जो रिएक्टिविटी है मेटल्स की वो कैसे होगी। जैसे मैग्नीशियम है, ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, फिर एल्यूमिनियम, फिर आयरन एंड देन कॉपर। कॉपर सबसे कम रिएक्टिव माना जाएगा। ओके, तो इस तरह से होगा। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बच्चे प्रॉपर्टी समझ में आई, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्या है? रिएक्शन विद कार्बोनेट्स। रिएक्शन विद कार्बोनेट्स, या फिर बाइकार्बोनेट्स, या फिर बाइकार्बोनेट्स, ये हेडिंग है। कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट के साथ कैसे रिएक्शन करता है? सिंपल है, देखो एग्जाम में हम सिर्फ इक्वेशन लिखकर आते हैं, हमें वो सब राम कहानी नहीं लिखनी, हमें कोई कथा नहीं लिखनी वहां पे। साइंस का यही फायदा है, बहुत ही ब्रीफ लिखो लेकिन टू द पॉइंट लिखो और बिल्कुल सही लिखो एंड गेट द फुल मार्क्स। ये फायदा होता है साइंस और मैथ्स में। हमें क्या लिखना है? कार्बोनेट्स का मतलब CO3 और बाइकार्बोनेट्स का मतलब HCO3, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स भी उसको बोल देते हैं। तो कोई भी मेटल, सॉरी कुछ गड़बड़ हो गया क्या? एसिड, हाँ एसिड, कोई भी एसिड कार्बोनेट के साथ कैसे रिएक्ट करता है? कोई भी एसिड कार्बोनेट के साथ या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कैसे रिएक्ट करता है? देखो, एसिड प्लस कार्बोनेट्स या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट लिख देते हैं, बाइकार्बोनेट्स। जब इनकी रिएक्शन होती है तो क्या मिलता है? जब इनकी रिएक्शन होती है वी गेट
अगेन वी गेट सॉल्ट, सॉल्ट तो बनता ही है, एंड वी गेट CO2 एंड वी गेट वाटर। ये तीनों चीज बनती है। देखो ध्यान से, सॉल्ट बनेगा, CO2 बनेगा एंड वाटर बनेगा। वी टेक एन एग्जांपल, हम H2SO4 का एग्जांपल ले लेते हैं। कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, पहले कार्बोनेट का ले लेते हैं। जैसे देखो बच्चों, वैसे तो कार्बोनेट के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। कैल्शियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट है, ठीक है, मैग्नीशियम कार्बोनेट है, बहुत सारे कार्बोनेट्स होते हैं और सभी के साथ अपने अपने तरीके से एसिड रिएक्ट भी करते हैं। बट यहां पर हम वही पढ़ेंगे जो हमें एनसीईआरटी में दिया हुआ है। जो इसके अलावा जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना तो उसमें करेंगे बहुत सारी चीजें। अब जैसे हम यहाँ पर H2SO4 ले रहे हैं या HCl ले रहे हैं, हम नाइट्रिक एसिड भी ले सकते हैं। नाइट्रिक भी तो एसिड ही होता है ना, तो वो भी रिएक्ट करता है। तो लेकिन एनसीईआरटी बुक में कहीं भी नाइट्रिक एसिड या कोई और स्टैंडर्ड बुक लोगे वहां पर भी नाइट्रिक एसिड नहीं दिया हुआ। दैट मीन्स कि 10th के सिलेबस में नाइट्रिक एसिड नहीं पूछा जाता। बट स्टिल आई विल टेल यू व्हेन वी डू क्वेश्चंस, जब इनके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे ना तब एक दो क्वेश्चन में नाइट्रिक एसिड के बता दूंगा, डोंट वरी। तो एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। तो ये क्या हो गया, ओहो क्या लिख रहा हूं मैं, सल्फेट्स। ये एसिड हो गया और ये कार्बोनेट हो गया, सोडियम कार्बोनेट, मतलब मेटल कार्बोनेट लेना है। क्या बनेगा, ये हमारा बनेगा सॉल्ट। सॉल्ट कौन सा बनेगा भाई, सॉल्ट बनेगा सोडियम सल्फेट। बोलो, सोडियम सल्फेट सॉल्ट बनेगा, सोडियम सल्फेट बनेगा। सोडियम सल्फेट का क्या फॉर्मूला है, एक आसान तरीका बताता हूं। अगर सॉल्ट का फॉर्मूला याद ना रहे, यू हैव टू एटलीस्ट रिमेंबर कि CO2 और वाटर तो बनेगा ही बनेगा। कार्बोनेट के साथ एसिड रिएक्ट करते हैं तो CO2 और वाटर तो बनेगा ही बनेगा। तो ये पहले ही बना दो ना, CO2 एंड वाटर तो पहले ही बना दो। अब बचा क्या, यहां पर देखो ना Na है ना SO4 है, Na और SO4 यहां पर है ही नहीं, तो यही दोनों बच गए बेचारे, इनको लिख दो। तो सोडियम और सल्फेट मिलकर क्या बना देंगे, सोडियम सल्फेट बनाएंगे। तो ये सॉल्ट बन गया हमारा, सोडियम सल्फेट, ये सॉल्ट होता है। दिस इज सोडियम सल्फेट, दिस इज द सॉल्ट, ये सॉल्ट है। राइट डाउन, लिख सकते हो आप ये रिएक्शन, ठीक है। इसी तरह की रिएक्शन हम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ भी कर सकते हैं। जैसे हमने सेम एसिड लिया, आई विल ऑल्सो टेल यू द रिएक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड ऑल्सो, बट अभी हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चले, ठीक है। एक बार हमारा वो जो सिलेबस है, बोर्ड एग्जाम का जो सिलेबस है ना, वो कर लेते हैं। जो एक्स्ट्रा है वो तो हम करते रहेंगे, जब क्वेश्चंस करेंगे तब मैं बताऊंगा। H2SO4 प्लस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, द प्रोडक्ट्स आर सेम, एग्जैक्टली प्रोडक्ट सेम रहेंगे, ठीक है, प्रोडक्ट्स आर सेम। यही बनेगा सोडियम सल्फेट Na2SO4 और CO2 एंड वाटर, ये तीनों सॉल्ट बना, CO2 बना एंड वाटर बना, ठीक है बच्चों। चलो, अगर कैल्शियम कार्बोनेट लेना है, जैसे मान लो हम एसिड को किसी लाइमस्टोन के ऊपर या चॉक पाउडर में उसको मिला देते हैं। चॉक पाउडर भी क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, लाइमस्टोन भी कैल्शियम कार्बोनेट होता है, राइट। तो इन सब में अगर हम एसिड डाल देते हैं तो भी यही सब बनेगा, क्योंकि है तो कार्बोनेट ही ना, तो यही सब बनेगा। अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट भी लें, इफ वी टेक कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम किसी, चलो HCl ले लेते हैं इस बार, किसी एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो अगेन
फॉर्मूला तो वही है, प्रोडक्ट तो यही बनेगा, सॉल्ट CO2 एंड H2O। हम CO2 बना देते हैं पहले और फिर H2O बना देते हैं, तो हमारे पास क्या बचा, कैल्शियम बच गया, ठीक है, और ये Cl वाला पार्ट बच गया, क्लोराइड वाला पार्ट। तो क्या सॉल्ट बनना चाहिए, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, राइट। तो कैल्शियम क्लोराइड का क्या होता है, CaCl2, ये बन गया, दिस इज कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। चलो बच्चों, ये था हमारा कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट वाला पार्ट। तो इसमें अगर हम एक्सपेरिमेंटली शो करना चाहें तो इसमें भी हम वैसे कर सकते हैं, कुछ सेटअप लगाएंगे, एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, फिर एक डिलीवरी ट्यूब लेंगे। देखो कैसे होता है इसमें। इसमें हमने एक ऐसे ट्यूब लिया, ठीक है, ये हम क्या बना रहे हैं, ये हम सेटअप बना रहे हैं टू टेस्ट द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्या सेटअप हमने बनाया, ये डिलीवरी ट्यूब एंड दिस इज लाइम वाटर। ओके, ये हमने ले लिया HCl प्लस Na2CO3। देखो बच्चों, इस सेटअप को देखो, समझो इसको क्या है। इसमें हमने, ये क्या है, यहां से स्टार्ट करते हैं। ये एक ट्यूब है, इस ट्यूब में हमने क्या लिया, इस ट्यूब में हमने HCl और सोडियम कार्बोनेट का मिक्सचर ले लिया, कार्बोनेट्स एंड एसिड का मिक्सचर ले लिया। अब ये जो है, देखो ये इधर देखो, ये ट्यूब होती है, यहां पर एक फनल शेप का एक स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं थिसल फनल, दिस इज कॉल्ड थिसल फनल। इसमें क्या होता है कि इसमें एक नॉब होती है, यहां पर नॉब मैंने बनाया नहीं है, नॉब ऐसे घुमा के होता है ना, तो नॉब होती है, वहां से हम उसको जब ऑन करेंगे तो जितना रिक्वायर्ड एसिड है वो उसमें टपकता रहेगा, गिरता रहेगा, और जितना हमें चाहिए फिर उसको बंद कर देंगे हम, ठीक है। तो मतलब ये काहे के लिए होता है, ये एसिड को गिराने के लिए होता है। इसी में हम एसिड भरते हैं पहले, यहां पर हम डाइल्यूट HCl लिख देते हैं। ये जो इसमें भरा हुआ है ये क्या है, दिस इज डाइल्यूट HCl एसिड इसमें भरा हुआ है, और इसको हम खोलेंगे तो वो एसिड नीचे टपकेगा, ड्रॉप हो जाएगा और इस ट्यूब में भर जाएगा, ठीक है। और सोडियम कार्बोनेट इसमें पहले से ही है, तो दोनों की रिएक्शन होगी, CO2 गैस निकलेगी। ये डिलीवरी ट्यूब है, यहां से CO2 गैस जाएगी, यहां से जाएगी, अब इस ट्यूब में चली जाएगी। अब इस ट्यूब के अंदर क्या है, इस ट्यूब के अंदर हमारा लाइम वाटर है। लाइम वाटर क्या होता है, लाइम वाटर होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो सॉल्यूशन है वाटर के अंदर, दैट इज कॉल्ड लाइम वाटर। लाइम वाटर में जब CO2 गैस पास होती है तो लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, बिल्कुल वो मिल्क की तरह हो जाता है, ठीक है। क्यों हो जाता है, क्योंकि उसमें
कैल्शियम कार्बोनेट के प्रेसिपिटेट्स बनते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट व्हाइट कलर का होता है। देखो ये समझ में आ गया। अगर ये लाइम वाटर मिल्की हो रहा है, दैट मींस कि ये जो गैस प्रोड्यूस हो रही है यहां पर वो CO2 गैस है। बोलो क्लियर हुआ? मिल्कीनेस क्या शो कर रहा है कि ये CO2 गैस है। ओके, अब देखो ये तो सेटअप हो गया। अब जो हमारा जो CO2 गैस है, जब वो पास होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से, तब रिएक्शन देखते हैं क्या होगा। देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था हमारा ये वाला, और ये था हमारा CO2 गैस, दोनों में रिएक्शन हुई होगी, तो ये क्या बना, CaCO3 बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट बन गया और वाटर। दिस इज व्हाइट प्रेसिपिटेट्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट्स। वाटर के अंदर ये कैल्शियम कार्बोनेट बना। कैल्शियम कार्बोनेट व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है जो कि वाटर में इनसॉल्युबल होता है। इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट्स इनसॉल्युबल ही होते हैं ना। तो ये जो वाटर बना, ये जो सॉल्यूशन बना है, इसमें जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होते, तो इसलिए वो व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट अलग ही नजर आते हैं पूरे सॉल्यूशन में। तो इसलिए पूरा सॉल्यूशन हमें व्हाइट कलर का दिखता है, जस्ट लाइक मिल्क। इसलिए हम बोलते हैं कि लाइम वाटर में जब हम CO2 गैस पास कराएंगे तो दैट सॉल्यूशन टर्न्स मिल्की, वो मिल्की हो जाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ये लिखना पड़ेगा, एग्जाम में बहुत आता है क्वेश्चन, ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे, व्हेन CO2 इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर, मतलब CaOH2, it turns milky due to the formation of white precipitates of calcium carbonate। देखो ये आंसर है। ठीक है बच्चों, ये आंसर हुआ। अब देखो अगर हम बहुत ज्यादा एक्सेस में CO2 को हम पास करा देते हैं लाइम वाटर में से, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में लगातार उसको पास करा रहे हैं, तो ये जो मिल्कीनेस है ये फेड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मिल्कीनेस विल बी फेडेड अवे। अब वो सॉल्यूशन ट्रांसपेरेंट बन जाएगा। है ना कुछ अजीब सी बात। पहले हमने क्या किया, लाइम वाटर में से CO2 पास कराया, वो जो CO2 था उसने लाइम वाटर को मिल्की बना दिया। मिल्की क्यों बना, वो कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से बना। अब हमने और CO2 पास कराया उस सॉल्यूशन में से, और ज्यादा CO2 लगातार पास कराते गए, तो वो जो मिल्की सॉल्यूशन बना था, अब वो उसकी मिल्कीनेस खत्म हो गई, अब वो ट्रांसपेरेंट बन गया।